सहारा प्रणाम, मैं हूं आनंद विजय। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। साउथ के सहारे सियासत। जी हां, कांग्रेस के लिए तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बेहतरीन प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है और बीजेपी के लिए दक्षिण में अपनी पैठ बढ़ाना भी उतना ही अहम है। दरअसल जयललिता और करुणानिधि के बगैर चुनाव में उतर रही एआईएडीएमके और डीएमके दोनों के सामने चुनौती बड़ी है। दोनों ही दलों के सहयोगी कहने को तो नेशनल पार्टियां हैं, लेकिन तमिलनाडु में वो क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पर जिंदा हैं। ऐसे में हर 5 साल में सत्ता की बदलती परंपरा में डीएमके को उम्मीद कुछ ज्यादा ही है। फिर किसान आंदोलन के चलते बीजेपी पर मंडराते संकट के साथ खड़ी एआईएडीएमके की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उधर केरल में अपना एकमात्र किला बचाने में जुटे लेफ्ट का दांव कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा बड़ा है, क्योंकि केरल खोने के बाद उसके हाथ खाली हो जाएंगे। उधर पुडुचेरी में ऐन चुनाव से पहले सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस के सामने कमबैक करने का मौका तो सुनहरा है, लेकिन इस बार संघर्ष कुछ ज्यादा ही है और बीजेपी के समर्थन वाली एनआर कांग्रेस के लिए भी सत्ता तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल एक दिन मतदान होने से नेताओं और पार्टी के स्टार प्रचारकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात दक्षिण के सियासी मैप से आउट हो चुकी कांग्रेस के लिए तीनों ही राज्यों में प्रदर्शन का ग्राफ ऊंचा रखने का दबाव सबसे बड़ा है। दक्षिण के लोगों की सियासी समझ उत्तर के लोगों के मुकाबले कुछ बेहतर है। राहुल गांधी का यह बयान सियासत और कांग्रेस में अफरा तफरी मचा गया, लेकिन दक्षिण की सियासत से नदारद और फिर जून में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले स्टार प्रचारक होने के नाते उन्होंने जो दांव खेला वो शायद इसलिए था कि उत्तर में करीब करीब सिमट चुकी कांग्रेस को एक नई संजीवनी साउथ से मिल सके और पार्टी में राहुल विरोध की आवाज को धीमा किया जा सके। हालांकि तमिलनाडु में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के चलते डीएमके इस बार उसे 25 से ज्यादा सीट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। उधर बंगाल में वामपंथी से गलबहियां कर रही कांग्रेस के सामने केरल में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का दबाव भी है और शायद इसीलिए वो कभी समुद्र में थाह ले रहे हैं तो कभी जाल फेंक रहे हैं तो कभी दंड बैठक लगा रहे हैं। शायद मतदाता को उन पर तरस आ जाए। तो साउथ के सहारे कांग्रेस की ताकत बढ़ाने में जुटे राहुल गांधी और केरल का अपना एकमात्र किला बचाने में लगा लेफ्ट और करुणानिधि जयललिता की गैर मौजूदगी में हो रहा तमिलनाडु का यह पहला चुनाव कई मायनों में अहम है। इन सभी मुद्दों पर आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में एक बेहतरीन पैनल है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता दिनेश सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, सीपीआई के नेता आमिर हैदर जैदी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चर्चा की शुरुआत बड़ी बहस में करते हैं। बात दक्षिण की सियासत की हो रही है, साउथ की सियासत की हो रही है। शुरुआत संजीव जी आप ही से, क्योंकि आमतौर पर ये चर्चाएं जब होती हैं तो राजनीतिक दलों के ही लोगों से पहले प्रतिक्रिया ली जाती है, लेकिन थोड़ा हटकर बात दक्षिण की हो रही है। उत्तर पर हम बहुत चर्चा की है, पश्चिम बंगाल पर भी बहुत चर्चा हो रही है। दक्षिण के इस सियासत को इस चुनाव में जो 5 राज्यों में हो रहा है, काफी सारा का सारा कंसंट्रेशन है वो वेस्ट बंगाल की तरफ है, लेकिन दक्षिण बहुत कुछ संदेश आने वाले राजनीति में देने की कोशिश में लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी पैठ बनानी शुरू की है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, या राहुल गांधी ने जिस तरह से, जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे, एक बयान उनका बड़ा चर्चित था। हालांकि उस बयान को मुझे लगता है कि आगे 2, 4, 5 दिनों के अंदर में देश के चुनाव आयोग ने उस पर एक मुहर लगा दी। जिस तरह से एक ही दिन में 6 राज्यों में, वहाँ पे 3 राज्यों में चुनाव 6 तारीख को, यह कहते हुए कि वहाँ शांतिप्रिय लोग हैं और वहाँ एक दिन में ही संभव है, और बंगाल जैसे क्षेत्र में वो 8 चरणों में चुनाव करा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मुहर लगा दी थी। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार वहाँ प्रयास कर रहे हैं और एक मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं मजबूती के साथ, मुझे लगता है कि
राहुल गांधी या कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मजबूती इसमें दिखाई मुझे दे रही है। हाँ, ये जरूर है कि यदि वहाँ मजबूती दिखाई दे रही है तो बंगाल में किस तरह से अपने आप को वो मजबूत करेंगे, जो चर्चा आपने की कि लेफ्ट के साथ यहाँ पे भी एक गठबंधन की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला असंभावी है, जो जैसा दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के लिए राहें आसान नहीं होगी और निश्चित तौर पे बीजेपी जो चाल और दाव लगातार चलने का प्रयास कर रही है, बीजेपी भी कुछ न कुछ बाजी मार के ले जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से साइलेंट होकर के कांग्रेस और लेफ्ट ने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है कि यहाँ भी कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आप कितने कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आलोक जी, आप कितने आश्वस्त हैं कमबैक को लेकर दक्षिण में? हालांकि आप केरल में यूडीएफ के साथ हैं, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके के साथ हैं और डीएमके आपको उतना महत्व नहीं दे रहा है। आलोक जी से हम ये समझेंगे, लेकिन जरा अब बात हो रही है, बात कह रहे हैं संजीव जी ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन एलडीएफ की सत्ता है केरल में। आपका एक अकेला किला बचा है, एकमात्र ये किला बचा है केरल का। त्रिपुरा आपके हाथ से चला गया, वेस्ट बंगाल भी आपके हाथ से जा चुका है। केरल को लेकर आप कितने इस चुनाव में पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं? कमबैक, आप फिर से वापस सत्ता में आएंगे? आमिर साहब। देखिए, हम तो पूरे हिंदुस्तान में सीरियस दिखाई दे रहे हैं और जन आंदोलन हम कर रहे हैं, जनता के बीच में है, सत्ता में नहीं है तो सड़कों पर है। हम बंगाल में भी कमबैक करेंगे और केरल में तो ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी किस मुंह से जनता के बीच में जा रही है? तमिलनाडु का किसान जंतर मंतर पर बैठा हुआ अपनी मांगों को लेकर बैठा था और मलमूत्र पी रहा था, बीजेपी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो उस किस आधार पे वहाँ जाएंगे? आज पूरे देश का किसान सड़कों पर तराई बाम कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर बैठा है और पूरे देश की समस्या को लेकर बैठा है। बीजेपी उसे कभी नक्सलवादी कहती, कभी माओवादी कहती, कभी आतंकवादी कहती है। तो ये पूरे देश के सामने है। बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठ के कहते हैं कि हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं कर रहे, धर्म युद्ध। तो मैं ये कहता हूं कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो जो जिहाद करता है, हिंदुस्तान का तालिबान धर्म युद्ध करता है। वरना बीजेपी के मेरे मित्र बताते धर्म युद्ध में और जिहाद में क्या अंतर पाया जाता है। तो एक तो ये चीज़ है, तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र का चुनाव होता है, धर्म युद्ध या जिहाद नहीं होता है। तो ये लोकतंत्र का चुनाव, लोकतंत्र की समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, शिक्षा की प्रॉब्लम, शिक्षा की बात, लेकिन सर एक सर स्वास्थ्य की बात हाँ, नहीं मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, बीजेपी पर जाएं उससे पहले। लेकिन एक सवाल ये भी है कि वो कैसे निकलेगा? आप केरल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में आप कांग्रेस के साथ हैं, ये मैसेज क्या आप दे रहे हैं? आप मुझसे कह रहे हैं? जी हाँ, जी सर। जनाब, कहना चाहिए मैसेज तो यही है, लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है तो चुनाव जो होता है वो जन समस्याओं को लेकर होता है और जन समस्याएं इस समय देश की क्या है? थाली बजाना नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये आमिर साहब, मेरा सवाल ये, जन समस्याएं हैं वो ताली बजाना नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि जन समस्याएं क्या दोनों जगह अलग अलग हैं? केरल में आप कांग्रेस के खिलाफ हैं और पश्चिम बंगाल में उसी कांग्रेस के साथ आप खड़े हैं। देखिए, आप बिहार के अंदर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बंगाल के अंदर अलग है। पासवान के बेटे हर जगह अलग है, लेकिन केंद्र के अंदर साथ है। सिर्फ एक सवाल, ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस से क्यों? हमारा वहां मित्रवत मुकाबला है, हम करेंगे। अलग अलग पार्टियां हैं, वो हमारे साथ केरल में नहीं आना चाहते, नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन और मंचों पे तो हमारे साथ हैं। किसान आंदोलन में भी हमारे साथ है, बंगाल में साथ है, और सब जगह गठबंधन बनना है। तो ये एक अलग चीज है। ये एक सवाल नहीं है कि साहब कांग्रेस केरल हमारे साथ नहीं है, वो हमारे सामने चुनाव लड़ रही है। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो ये अब संजीव जी जरा ये आप समझाइए, पश्चिम बंगाल में साथ में, केरल में विरोध में, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये गंभीर बात नहीं है, इस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, ये बात आमिर साहब कह रहे हैं।
किस रूप में आप इसको विश्लेषण करेंगे इसका? नहीं, देखिए, कई बार राजनीति में इस तरह की बातें होती हैं कि आप एक स्टेट में साथ में होते हैं, दूसरे स्टेट में साथ में नहीं होते हैं। वहाँ पे ये कहा जाता है, लेकिन जो एग्जाम्पल दे रहे हैं जनता दल का, जेडीयू का, तो जेडीयू ये सब छोटी पार्टी हैं, ये लोग कुछ किसी का बना और बिगाड़ नहीं सकते। देखिए, मूल चीज़ ये है कि हम अपने सुविधा अनुसार जहां हमें जनाधार को बढ़ाना है या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दौर में ये कोई नई बात नहीं है जो आमिर जैदी साहब जो कह रहे थे, वो निश्चित तौर पे इससे पहले भी हुआ है और ये चलता रहता है कि एक ही स्टेट में आप देखेंगे कि वो पार्टी उसे दोस्ताना संघर्ष कर रही है और दूसरे में उसके साथ समझौते के आधार पर वो आगे चलते हैं। तो हर स्टेट का अलग अलग मुद्दा है और उस मुद्दे के आधार पर आपकी सहमति बनती है और उस मुद्दे के आधार पर आप चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि जिसपे आप कह रहे थे कि लेफ्ट की जो सरकार वहां पे बची हुई है, क्या वो आने वाले वक्त में दरकती हुई आपको दिखाई दे रही है या वो मजबूती के साथ अपनी जगह पे कायम रहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, जो लगातार उत्तर और दक्षिण के राजनीति की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत के लोग निश्चित रूप से ये धर्म की राजनीति से अलग, राष्ट्रवाद जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा हथियार के तौर पर देखा जाता है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता वहाँ के लोगों पर। वहाँ के लोग बुनियादी चीज़ों पर बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा मायने तो रखता ही है। कास्ट फैक्टर भारतीय जैसे वानियार है और दूसरे जो कास्ट फैक्टर हैं, कास्ट फैक्टर भारतीय राजनीति से आप बाहर निकाल ही नहीं सकते। आप हर स्टेट में, हर प्रदेश की बात यदि आप करेंगे जहां जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर पूरी तमिलनाडु की हम बात करें तो राजनीति उसी पर है, आरक्षण को लेकर वहां पर सबसे ज्यादा है आरक्षण। मैं वही कह रहा था कि जिस देश में अलग अलग स्टेट में आप देखेंगे जहां पे टिकटों का बंटवारा तक जाति और धर्म के आधार को देख करके, जनाधार को देखते हुए यदि की जाती हो, तो इससे आप अलग नहीं कह सकते। ये कहने सुनने की बातें हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि निश्चित तौर पे वहाँ के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के ऐन मौके पे जो राजनीति होती है, जो ध्रुवीकरण की हम बात कर रहे हैं, उन झांसों में आने वाली नहीं है। वो थोड़ा सा इस तरह के राजनीति को ज़्यादा तवज्जो देती है जो जन सरोकारी मुद्दों की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य। जी चलिए, जब बीजेपी से दिनेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। चर्चा हम कर रहे हैं, आमिर साहब बैठे हैं, आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई से, और संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो भी हम चर्चा कर रहे हैं साउथ की सियासत को, उसमें कह रहे हैं कि साउथ की जनता जो है वो उत्तर भारत की जो जनता है उससे थोड़ी अलग है, वो धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। और आप उसी नारे के साथ वहाँ भी जा रहे हैं। लव जिहाद की बात योगी आदित्यनाथ ने असम में कहा था कि हम केरल में उसी तरह का कानून बनाएंगे सत्ता में आएंगे तो वो कितना प्रभावी रहेगा केरल में आप एंट्री करना चाह रहे हैं? साउथ में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज हर तरफ पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आनंद जी वही पार्टी कि हम जो दो सदस्य हमारे थे और आज अपने एजेंडा पर, अपने उन्हीं बिंदुओं पर हम चुनाव लड़कर आज आपको पहुंची हुई है कि आज कहीं पर आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पूरब हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। आज भारतीय जनता पार्टी का परचम हर तरफ फहरा रहा है। दूसरी चीज, आपने कहा कि कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। कहाँ लड़ रही है कांग्रेस मजबूती के साथ विजय जी? मुझे तो नहीं देखता। हाँ, एक जगह लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय अपने पार्टी के अंदर मजबूती से लड़ रही है, एक दूसरे से इतनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी साउथ पर ज्यादा कंसंट्रेट कर ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस तरह से कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों तो उनको दुनिया विस्तार यहां से बांट कर उनको साउथ भेजा था, और वहां जाने के बाद वो कह रहे हैं साउथ के लोग ज्यादा गहराई से सोचते हैं। तो आप मान लीजिए उनकी माता जी भी बुरिया बिस्तर बांध के जाने वाली हैं और साउथ में भी शरण नहीं मिलेगा इनका। तो अभी जयदी साहब को भी मैं सुन रहा था। तो देश की जनता को आप क्या समझते हैं? देश की जनता मूर्ख है कि आप एक राज्य में गलबैया करेंगे, दूसरे राज्य में आप दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और एक एक करके सारे राज्यों में आप साफ होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। आप बंगाल की ही बात कर लीजिए तो लोग चर्चा क्या कर रहे हैं, बंगाल में किसके और किसके बीच आज चुनावी मुकाबला मांग रहे हैं। आप आसाम में आ जाइए, आप तमिलनाडु में आ जाइए। किस तमिलनाडु में पहली बार मुझे लग रहा है कि आपने भी ये कहा जयललिता और करुणानिधि के बिना चुनाव होने जा रहा है। आज वही आप देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह प्लस करने जा रही है। एक राज्य बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी माइनस में हो और बाकी दल माइनस में होंगे। कांग्रेस का आता पता नहीं है वो किसके साथ चुनाव में जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। और मछलियों पे अभी आप दिखा रहे थे कि मछलियों पर जाल फेंक रहे हैं। मछलियों पर जाल नहीं फेंक रहे हैं, वो मछुआरों पर जाल फेंक रहे हैं।
और दंड बैठक जब कर रहे हैं उस बच्चे के साथ, तो वहां भी हार जाते हैं। जब वहां दंड बैठक नहीं कर पा रहे हैं तो चुनावी मैदान में कितना दंड बैठक करेंगे, इसको सब जानते हैं। और राहुल गांधी कितने परिपक्व नेता हैं, कितने बड़े नेता हैं। आपने कहा स्टार प्रचारक पार्टियां लिस्ट घोषित करती है, लेकिन जनता स्टार बनाती है कि स्टार कौन है, किसके प्रचार में दम है, कौन चुनाव में जीत हासिल करता है, किसके प्रचार से जीत विजयश्री प्राप्त होती है, वो स्टार प्रचारक होता है। स्टार प्रचारक कह देने से जो अब तक चुनाव नहीं राहुल गांधी जीत पा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं वहां सत्यानाश हो जा रहा है। ठीक है, बहन भाई सुन लीजिए, एक 10 सेकंड और आनंद विजय जी। बहन भाई माता जी सारे लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़े थे, और अमेठी और रायबरेली पुश्तैनी सीट मानी जाती थी। विधानसभा में कितनी सीटें हैं और लोकसभा का क्या हश्र है आपको पता ही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कितनी, हम तो चाहते हैं थोड़ी बहुत मजबूत हो, लेकिन बीच बीच में राहुल गांधी जब मुंह खोल देते हैं तो जो मजबूती चाहते भी हैं वो कमजोरी में तब्दील हो जाती है। अभी जो साउथ में जाकर उन्होंने कहा है, तो यही जाके नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कहा था, तब साउथ के खिलाफ बोला था, अब साउथ में गए हैं तो नॉर्थ के खिलाफ बोल रहे हैं। तो देश की जनता सब देखती है और आप लोग दिखाते हैं पूरे देश को। हम राष्ट्रीय एकीकरण की बात कर रहे हैं, वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो पुराना चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, फूट डालो राज करो, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। अब लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं, विनाश के साथ नहीं। आलोक जी, जो बातें आप कर रहे हैं, जो तर्क आप देते आ रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, साउथ में कांग्रेस की मजबूती दिखाई देगी इस बार, और वो सारी की सारी बातों को खारिज करते जा रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं कि वो कुछ उससे फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा, इससे पहले पूछिए कि 2014 के बाद किस राज्य में सरकार रिपीट हुई है। एक राज्य का नाम जरूर बता देना है जहां इनकी सरकार रिपीट हो गई हो और बहुमत मिल गया हो। दूसरी बात, तोड़ता कौन है और तोड़ता कौन है वो तो पूरा देश देख ही रहा है। अब देश को आप कितना गुमराह, आप यूपी की बात कर रहे थे, शमशान कब्रिस्तान भुगत तो रहा है। आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप हरियाणा में देखिए कि पिछले 15 दिन में 24 मर्डर हैं। से जिले में रोहतक क्या कानून व्यवस्था, क्या चीन की क्या हालत है, बैठा है और ये लोग बन के चुपचाप बैठे हुए हैं। बेरोजगारी 45 साल के हाईएस्ट लेवल पर है। क्राइम रिकॉर्ड जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल पूरी तरह से सैकड़ा पार कर रहा है और ये लोग कांग्रेस के साथ है। दिनेश मेरे छोटे भाई हैं, जो पौंडीचेरी में, तमिलनाडु में, केरला में है, योग लगाए हैं केंद्र सरकार ने। एक योजना का नाम बता सकते हैं जहां पर नॉन बीजेपी की सरकार को केंद्र में काम किया हो? ये सरकार नहीं, ये प्रचार सरकार, टैक्स सरकार। आप टैक्स चल रहे हैं, आपने पूरे देश के जितने 75 साल के हमारे पूर्वज संसाधन थे उनको सबको सेल पे लगा। लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि डीएमके के साथ आपका तालमेल होने जा रहा है। डीएमके पिछली बार जितनी सीटों पर आप चुनाव लड़े थे उससे भी कम सीटों पर वो उससे भी कम सीटें देने के लिए इस बार कह रहा है डीएमके, 25 से ज्यादा नहीं। मुझे नहीं लगता, देखिए मुझे नहीं लगता कि पर कोई दिक्कत आएगी। बातचीत चल रही है उसमें लग जाएगी। लेकिन आनंद जी, आपने मार्क्स दिया कि राहुल गांधी ने कहा कि कम समझ रखते हैं उत्तर भारत, कहाँ पढ़ा? तो पढ़े पत्रकार दिखते हैं आप, भाजपा मुझे ये आपने कहाँ से रिपोर्ट पढ़ी? आप क्या स्टेटमेंट्स पढ़ी है आपने? कर क्या बीजेपी की तुलना में चलना शुरू कर देते हैं? उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग देखते हैं, दक्षिण भारत के लोग गहराई से देखते हैं। नहीं, हाँ, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? आप जरा समझाइए। आप समझा नहीं पा रहे हैं। आपके नेता बोल देते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरों पर बोल देते हैं। आपके नेता कहते हैं कि उत्तर भारत दक्षिण भारत में आने के बाद एक ऊर्जा मिलती है, यहां के लोग मुद्दों पर बात करते हैं। तो इसका मैसेज क्या जाएगा? आप क्या समझेंगे कि उत्तर भारत के लोग मुद्दों पर बात नहीं करते, फालतू बात करते हैं? अब कहां है आनंद जी? स्टेटमेंट है आपके पास? आपके पास आप क्या बात आप कर रहे हैं? क्या बात आप कर रहे हैं आलोक जी? आप स्टेटमेंट, अरे आलोक जी, अगर ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूं आलोक जी। अगर ये बात गलत होती, अगर ये बात गलत होती तो आप और राहुल गांधी जी इस पर संज्ञान ले चुके होते। इस पर आप और राहुल गांधी संज्ञान ले चुके होते। अगर ये गलत होती, आज की बात नहीं है, ये जब से बोला है उन्होंने तभी से चल रहा है। आलोक जी, क्या बात आप कर रहे हैं?
क्या बात आप कर रहे हैं? आप उसको दूसरे के मुंह से मत कहलवाइए। आनंद जी आपके, अरे राहुल गांधी ने इसका खंडन नहीं किया, आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने इसका खंडन नहीं किया, आप कह रहे हैं आप दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं। आलोक जी, क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं, आपका खंडन, अरे राहुल गांधी ने इसका खंडन नहीं किया जिनके नाम से यह बयान चल रहा है। इस बात का खंडन नहीं किया। आलोक जी, राहुल गांधी ने इस बात का खंडन नहीं किया। राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा अलग से विभाग मंत्रालय बनाया जाए, उसका भी है। दिनेश जी, इस पर दिनेश जी बताइए। दिनेश जी आप बताइए। केवल ये बताइए, अरे आप लोग ये कर रहे हैं, अब असल में देखिए, तुरपाई थोड़ी बहुत अगर कपड़े थोड़े फट जाए तो उस पर तुरपाई रफूगिरी होती है। इसीलिए मैं बार बार मैंने एक शब्द कहा था कि राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं तो बात बिगड़ जाती है। कितनी तुरपाई करें आलोक जी? आलोक जी बहुत अच्छे रफूगर हैं, लेकिन जब पार्टी में इतनी ज्यादा पेचीदगियां हो गई हैं कि रफू करने लायक नहीं है। उसका एकमात्र है, जब कपड़ा थोड़ा फट जाए तो रफूगिरी से चल जाता है, लेकिन पूरा का पूरा फट जाए तो बदलना ही एक विकल्प होता है। इनके पास बदलना ही एक विकल्प है, लेकिन आलोक जी जान के भी नहीं। आलोक जी अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। अब नेता को बचाना है, कैसे बचा सकते हैं? तो नए सिरे से पूरी तरह से खारिज कर दे। अरे उनका बयान हर जगह उस दिन चर्चा में चला, सभी टीवी चैनल पर चला, उस पर चर्चाएं हुई। एक बार राहुल गांधी उस पर ट्वीट कर देते कि हमने ऐसे नहीं कहा। देखिए आनंद जी, ये सब बहुत सोची समझी बातें होती हैं। राहुल गांधी भी ऐसे हवा में नहीं कह दिए, क्योंकि जब चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है आनंद जी कि जहां जहां चुनाव होता है, जैसे केरल में चुनाव हो जाएंगे तो लोग त्रास धारण करके घूमेंगे या टोपी पहन के घूमेंगे। वही उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे तो लोग भगवा धारण कर लेंगे और रुद्राक्ष की माला धारण कर लेंगे और जनेऊ कोट के ऊपर रख लेंगे। बीजेपी का मोदी ये सब नौटंकी बाज लोग हैं। अब आलोक जी करें क्या करें? उनके प्रवक्ता क्या कर सकते हैं? जब नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कम से कम आलोक जी उस पे आप उसको आप रफूगिरी मत करिए, कर भी नहीं पाए। आलोक जी जरा एक और सवाल का जवाब दीजिए कि आप केरल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, ये कौन सी रणनीति है? ये केवल ये बताइए, केरल की तुलना सोमालिया से कब की? आप जरा बता सकते हैं, आप एंकर हैं, केरल पे चुनाव कर रहे हैं आप, कौन से चुनाव में गई थी मोदी? एंकर महोदय जी बताइए। मेरा सवाल यही है ना कि केरल में केरल में आप लेफ्ट के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं और वेस्ट बंगाल में आप साथ लड़ रहे हैं लेफ्ट के। बताइए ना जरा, आप बीजेपी से सलाह नहीं सकते? अरे बीजेपी तो वहां है ही नहीं ना। अरे बीजेपी जहां बीजेपी नहीं है वहां बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए, केरल में बीजेपी अभी अपना जगह ढूंढ रही है, आप बीजेपी के खिलाफ केरल में चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने बनाई है नहीं केरल में सुनिए। अरे आलोक जी एक मिनट, केरल में आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं या लेफ्ट की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं? मेरे एक सवाल का इसका जवाब दीजिए, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं केरल में? आप मेरे सवाल अरे केरल में आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं? मुझे केवल यह बताइए कि नरेंद्र सोमालिया से कब की थी? अरे आप बात केरल की हो रही है, आप जा रहे हैं सोमालिया। जवाब नहीं है ना, जगह बहाल है। यही तो कांग्रेस के बारे में आज कहा जाता है। जी संजीव जी। दरअसल आनंद जी, आलोक शर्मा जी ये कहना चाहते थे कि 2014 के 16 के इलेक्शन में जब नरेंद्र मोदी जी केरल जाते हैं तो केरल की तुलना उन्होंने सोमालिया से की थी। वो इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी जब बनारस में जाते हैं और कहते हैं कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, बनारस की पावन धरती पर मैं आया हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है कि बाकी भारत जो है वो पावन धरती नहीं है, वहाँ से उनको खदेड़ दिया गया है। देखिए राजनीति में जिस जगह पर भी आप जाते हैं ये इस तरह की बातें की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भारत को वो काट देने की बात कर रहे थे। अब बात का बतंगर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातों को पकड़ने में माहिर है, उन्होंने पकड़ लिया और बात को आगे लंबी। हाँ आ रहे हैं सर। आमिर गलत तर्क दे रहे हैं संजीव जी भी देखिए मित्र हैं,
लेकिन गलत तर्क दे रहे हैं कि आप- भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता बनारस में आपने देखिए, कहा अब कि देखिए, मोदी आप जी मुझे ने और बताइए, कैसे ऐसा भी- गंगा ने बुलाया था उनको। ऐसा भी तो नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है कि जो भी तर्क दे वो आपको अच्छा लगे और इनके तर्क आपको अच्छे लगे, ये भी नहीं है। बहुत अच्छी जगह, वो तो लेकिन है उन्होंने ही, ये नहीं कहा वो तो है ही। कि यहाँ आमिर के आमिर लोग साहब, जो है बहुत गहराई से सोचते हैं और वहाँ अरे अभी जो कह रहे थे आलोक शर्मा, उनकी बात को काट दीजिए कि 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने सोमालिया से तुलना नहीं की थी केरल की। आप ये बात काट दीजिए, खंडन कर दीजिए। उन्होंने कहा था या नहीं कहा था, ये बता दीजिए आप। दोनों लोग मिलकर पैच लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो बात और बिगड़ जाएगी। कहाँ मोदी जी की तुलना और कहाँ राहुल गांधी की तुलना। अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं और जो सारी की सारी सीटें जिता रहे हैं। आसमान और जमीन में कोई तुलना हो सकती है? ठीक है, जरा आमिर साहब से, हाँ आमिर साहब एक सवाल। साउथ की हम बात कर रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं। बीजेपी की एंट्री केरल में, बीजेपी अपनी एंट्री करने की कोशिश में है केरल में, और इसके लिए मेट्रोमैन को अपना चेहरा बनाने की कोशिश में है, श्रीधरन साहब को चेहरा बनाने की कोशिश में है। अभी तक तो डायरेक्ट फाइट यूडीएफ और एलडीएफ के बीच हो रही थी, एक तीसरी शक्ति के तौर पर बीजेपी इंटर कर रही है, उससे कोई खतरा आपको? देखिए, हमें कोई खतरा नहीं। पहले तो ये कि बीजेपी के प्रवक्ता सभी के बीच में बोल रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि बीजेपी के प्रवक्ता सबके बीच में न बोले, अपने नंबर पर बोले। नंबर एक। नंबर दो, बीजेपी अपने सिद्धांतों के विपरीत काम कर रही है। एक तरफ तो कहती है कि 70 साल 75 साल के ऊपर का किसी आदमी को राजनीति में नहीं आना चाहिए और उसे कोई पद नहीं दिया जाएगा, संन्यास नहीं दिया जाएगा। लेकिन केरल में जाने के बाद या उसमें कर्नाटक में जाने के बाद ये इनके सिद्धांत बदल जाते हैं, जो आडवाणी पर मुरली मनोहर जोशी पे लागू होते हैं। नंबर एक। मैं 2-3 बिंदु गिना रहा हूँ। क्या बंगाल की जनता टीएमसी और बीजेपी गैंगवार को वोट देगी? कि ये पिछले 4 साल से बंगाल के अंदर गैंगवार चल रही, माफियाओं की गैंगवार, तो इस गैंगवार को वोट देगी या अच्छे प्रोग्राम? केरल की बात हम कर रहे हैं। तमिलनाडु का किसान जंतर मंतर पर बैठकर अपना, केरल पे भी आ रहा हूं, बिंदु वाइज आ रहा हूं। क्या तमिलनाडु का किसान जंतर मंतर पर बैठकर अपना मलमूत्र पी के गया था, इसलिए तमिलनाडु की जनता इन्हें वोट देगी? या केरल की जनता इसलिए वोट देगी कि जब वहां कहना जी सुनामी आई थी, या वहां पे कहना चाहिए एक आपात आया था, तो ये अपना क्या कहा था उसे केरल की जनता से, उसके लिए वोट देगी? उसे सोमालिया तक गिरा दिया गया था। यानी आपकी जो लड़ाई है केरल के अंदर, आपकी जो लड़ाई है वो यूडीएफ के साथ है, कांग्रेस के साथ है, ये तो आप मान रहे हैं। आलोक जी तो अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे। देखिए कांग्रेस, देखिए हम अच्छे लोकतंत्र में अच्छे सिद्धांतों की बात करते हैं। कांग्रेस या अपना प्रोग्राम पेश करेगी केरल में, हम अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। जिसके सिद्धांत अच्छे होंगे, जिसके प्रोग्राम अच्छे होंगे, जनता उसे स्वीकार करती है। चलिए इसी के साथ कि सब अपना अपना प्रोग्राम पेश करेंगे और जनता को जो अच्छा लगेगा वो जनता उसके साथ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका, दिनेश जी आपका, और आमिर साहब और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज वक्त इतना ही था, आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा अपना।